इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अकेले, अब ये दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो अकेले का वेटेज रखता है कितना, 5 से लेके 10 नंबर का, या तो 10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा नहीं तो 5 नंबर। हाँ ठीक है, मैं 14 के 14 नाम आपको याद रखने होंगे। अब 14 नाम याद रखने के अब अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका ये है कि डैड, URUSCROIC, ठीक है, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं 14 के 14। अब ये प्रिंसिपल दिया था, ठीक है, पहला प्रिंसिपल आप लोगों को मैंने बताया था साइंटिफिक मैनेजमेंट का, वो किसने दिया था, FW टेलर साहब ने, जिसमें 4 से लेकर 5 प्रिंसिपल मैंने आप लोगों को बताए थे, ठीक है। इसमें आपके हेनरी फ्योल साहब है, हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया। एक नंबर का जो क्वेश्चन पूछता है वो यही पूछ रहता है, हु गिव 40 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो आपका आंसर होना चाहिए हेनरी फ्योल, ठीक है। हेनरी फ्योल ने टोटल, दूसरा क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी प्रिंसिपल डज हेनरी फ्योल गिव, तो आपको ये भी पता होना चाहिए 14 प्रिंसिपल उन्होंने भाई साहब ने दिए थे, ठीक है। अब 14 प्रिंसिपल आपके 10 नंबर में यही क्वेश्चन आ जाता है। आप अगर बुक उठा के देखोगे 10 नंबर में क्वेश्चन आता है कि हेनरी फ्योल्स के 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताइए, ठीक है, एक्सप्लेन करिए। तो एक्सप्लेन करोगे, जाहिर सी बात है 14 नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 14 के 14 पॉइंट आप लोग लिखोगे तो ही पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो सबको समझना पड़ेगा आपको, ठीक है, नाम तो आपको याद रखना पड़ेगा, समझने वाली चीज़ तो हम समझा देते हैं, ठीक है। तो आप एक फॉर्मूले की बेस पे इसको चाहो तो एक याद कर सकते हो, ठीक है, डैड URUSSR, ठीक है, दरअसल ये UCUSSR था, चलो कोई बात नहीं, UCUSSR था, UR गलती से कर दिए हम, ठीक है, OIC, ठीक है। आप ऐसे करके याद कर सकते हो, या UC कर सकते हो, ये C का मतलब सेंट्रलाइजेशन और R का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, पिछले क्लास में हमने ये बताया था, ठीक है। तो आप इसके बेस पे याद कर सकते हो। यहाँ पे D का मतलब है डिवीजन ऑफ वर्क, A का मतलब है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, D का मतलब डिसिप्लिन, U का मतलब यूनिटी ऑफ कमांड, R का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, U का मतलब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, S का मतलब स्केलर चेन, C का मतलब सेंट्रलाइजेशन, R का मतलब है रेमुनरेशन, O का मतलब है ऑर्डर, I का मतलब इनिशिएटिव, S का मतलब है स्टेबिलिटी, E का मतलब है स्पीड द कॉप्स और E का मतलब है इक्विटी। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका वो है स्पीड द कॉप्स। अगर 2 नंबर में इसके क्वेश्चंस आएंगे तो स्पीड द कॉप्स आता है। दूसरा आता है आपको यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक, यूनिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यूनिटी ऑफ कमांड, इन दोनों में डिफरेंस आता है। और एक आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिफरेंस, ठीक है, अथॉरिटी क्या होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, या 2 नंबर में इसको एक्सप्लेन करने को आता है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट, अगर 5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, मतलब वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में आएगी अगर 5 नंबर में, तो 2-2 नंबर के 2 वेरी शॉर्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। और ये 14 आप याद कर लेते हैं तो आप पेपर उठा के देखेंगे, एक बार अगर हेनरी फ्योल पूछा हुआ है तो दूसरी बार आपको पूछेगा FW टेलर, अगर FW टेलर पूछा है तो अगली बार पूछेगा हेनरी फ्योल, ठीक है। हाँ, और ये भी चांसेस रह सकते हैं कि दोनों पूछ दे 5-5 नंबर में, दोनों पूछ ले 5-5 नंबर में, दोनों आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल, ये 14 नाम लिखोगे, फिर 14 नाम को एक एक करके एक्सप्लेन करोगे, या फिर लाइन वाइज लिखते चलो, लाइन वाइज एक्सप्लेन करते चलो, नंबरिंग डाल के। तो सबसे पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क FW टेलर में भी था, उसमें मैंने आप लोग बताया था कि जो भी वर्क है उसका इक्वल डिवीजन होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी को हमने ज़्यादा काम दे दिया है, किसी को हमने कम काम दिया है, यानी किसी भी वर्क का डिवीजन जो होता है ऐसा होना चाहिए कि वो उसको 100% कैपेबिलिटी के साथ कर सके। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई ऐसी कंपनी है जो कि क्या हो, टाइम हो गया, टाइम हो गया क्या, 9:10 11 बज के, चलो ठीक है, 15 मिनट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बताया था अगर कोई फिजिकल वर्क करने वाला हो, मान लेते हैं एक चंदन है और एक चांदनी है, ठीक है, मान लेते हैं 2 लोग हैं, ठीक है, चंदन साहब है और मान लेते हैं कोई फिजिकल वर्क है, ईंट ढोने का वर्क है, ठीक है। अब ये जाहिर सी बात है, जग जाहिर है कि जो मेल है उसकी जो फिजिकल कैपेबिलिटी है वो फीमेल से ज़्यादा होती है मैक्सिमम कंडीशन में, ठीक है। कुछ कंडीशन को अगर छोड़ दे, अगर जाहिर सी बात है बबीता फोगाट होंगी तो ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल बात करें हम, तो जाहिर सी बात है चंदन अगर एक बार में 10 ईंटें उठाते हैं तो चांदनी 8 ही उठा पाएंगी, ठीक है। तो काम का डिवीजन ऐसा भी होना चाहिए कि ऐसा ना लगे अब इनको भी कह दे नहीं तुम भी 10 ईंटें उठाओ, तो जाहिर सी बात है ये इनके लिए क्या है, ये अपने 100% से ज़्यादा एफर्ट इनको देना पड़ेगा और इनको ये अपने 100% एफर्ट पे ही काम कर लेंगे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ये भी कर सकता है, हेल्प करा दे तो अलग की बात है, तो क्या हो जाएगा, तो भी इक्वल डिवीजन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 2 लोग काम कर रहे हैं, यहाँ अकेले काम कर रहे हैं। तो काम का डिवीजन ऐसा भी होना चाहिए, वर्क का डिवीजन ऐसा भी होना चाहिए कि दोनों लोग मिलकर काम भी कर लें, इजीली काम भी कर लें और अपने 100% से
की कैपेबिलिटी से काम करें, 100% एफिशिएंसी से काम करें। डिवीजन ऑफ वर्क ऐसा नहीं होना चाहिए किसी को ज़्यादा दे दिया किसी को कम दे दिया। अब अगर इनकी ये जो है 8 इनकी फिजिकल कैपेसिटी ऐसी है, या फिर मान लेते हैं कोई बच्चा है यहाँ पे, बच्चा मान लेते हैं शिवम नायक है, ठीक है, मान लेते हैं 10 ही साल के हैं। अब 10 साल के उनसे कह दो नहीं तुम एक बार में 10 ईंटें उठाओ, तो जाहिर सी बात है इनकी फिजिकल कैपेबिलिटी से ज़्यादा की बात है, ये नहीं उठा पाएगा। तो काम का डिवीजन जो है वो डिवीजन ऑफ वर्क क्या होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए, मनमौजी नहीं होना चाहिए कि जिसको जितना मन के उतना काम दे दिया। ठीक है, तो पहली बात समझ में आया कि डिवीजन ऑफ वर्क, तो डिवीजन ऑफ वर्क इक्वल भी होना चाहिए और उनकी एफिशिएंसी के बेस पे भी होना चाहिए। इक्वल, हाँ इक्वल पीपल नहीं, इक्वल प्रोपोर्शन कर सकते हो, ठीक है, या इक्वल पोर्शन कर सकते हो। हाँ क्या हो रहा है, हाँ बोलो, बोल सकते, तुम्हारी आवाज़ कम आएगी या हो सकता है आएगी ना, ठीक है। 15 मिनट चल जाएगा। खैर, अथॉरिटी दूसरा है आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। 2 नंबर में ये क्वेश्चन बार बार आता है, अथॉरिटी क्या होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। इन्होंने इसको डिफाइन करने की अपेक्षा ये बताया कि काम का जो डिवीजन है, डिवीजन जो वर्क का है वो ऐसा होना चाहिए कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों मैच करे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी को अथॉरिटी आपने बहुत ज़्यादा दे के रखी है और उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी 1 पैसे की भी नहीं है। ठीक है, यानी कि वो बैठे बैठे ऑर्डर दे रहा है, सबसे काम कराया जा रहा है और उसकी और काम अगर ख़राब हो रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्कर की है। तो ऐसे में क्या होगा, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, मान लेते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, एक मैनेजर साहब, 2 ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन ए है एक ऑर्गेनाइजेशन बी है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के मालिक आपके सिद्दीकी साहब हैं और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के मालिक हमारे अभिषेक साहब हैं। ठीक है, 2 ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये क्या करें, सिद्दीकी साहब जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, इनके अंडर में भी 10 लोग काम करते हैं, इनके अंडर में भी 10 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इन्होंने कह दिया, अब ये इनसे ज़बरदस्ती, दोनों लोगों के पास पूरी अथॉरिटी है काम कराने की, पूरी की पूरी अथॉरिटी है काम कराने की। लेकिन यहाँ पे सिद्दीकी साहब अपने फंक्शन में कह रहे हैं कि हमारी केवल अथॉरिटी रहेगी, लेकिन अगर काम खराब हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी आपकी वर्कर्स की होगी। यानी कि अथॉरिटी इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये अपने ऊपर नहीं ले पाते हैं। और इनके ऊपर है कि ये अथॉरिटी तो है इनके पास, साथ ही साथ ये क्या करें, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं कि अगर काम खराब हुआ तो रिस्पॉन्सिबल हम भी होंगे, इंक्लूडेड होंगे। इसमें काम कर रहे हैं और खराब हुआ तो ये 10 के 10 वर्कर रिस्पॉन्सिबल होंगे। ऐसे में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली वर्क करेगा? जाहिर सी बात है अभिषेक साहब की ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली वर्क करेगी। ठीक है, कि इसमें क्या होना चाहिए, इक्वल डिवीजन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। यानी कि अथॉरिटी, जितनी अथॉरिटी हो उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके ऊपर लगे। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने बेसिकली यही कहा था। अब अथॉरिटी होती क्या है कि अथॉरिटी होती किसी से भी काम लेने की जो कला होती है, आर्ट होता है, जिससे हम किसी से भी काम करा लेते हैं, वो आपकी क्या होती है, अथॉरिटी होती है। ठीक है, और जिस काम करने के बाद, ठीक है, उस काम का जो रिजल्ट होता है वो क्या होती है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, मम्मी पापा को पढ़ा रहे हैं, तो वो क्या है, उनकी अथॉरिटी है। ठीक है, लेकिन आप पढ़ाई के बाद जो रिजल्ट दे रहे हैं वो आपकी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? रिजल्ट आएगा समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है डिसिप्लिन। इन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, प्रॉपर डिसिप्लिन होनी चाहिए, क्योंकि डिसिप्लिन अगर नहीं होगा तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब इसका सिंपल एग्जांपल ले सकते हो कि 2 ऑर्गेनाइजेशन है, वही सेम ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, अभिषेक साहब की, एक सिद्दीकी साहब की है। अब सिद्दीकी साहब की जो ऑर्गेनाइजेशन 10 लोग इसमें भी काम कर रहे हैं, 10 लोग इसमें भी काम कर रहे हैं, इसमें सब लोग प्रॉपरली, इसमें तो कभी प्रॉपरली नहीं आएंगे। अभिषेक के फंक्शन में जो भी है, काम शुरू हो रहा है 10 AM पे, काम इनका टाइम है और सब लोग पहुंच जा रहे हैं 9:55 तक, सब लोग पहुंच जा रहे हैं, सारे वर्कर पहुंच जा रहे हैं। तो क्या होगा, इनका जो वर्क होगा वो क्या होगा, टाइम टू टाइम पहुंच जा रहे हैं। और डिसिप्लिन में है, 1 बजे लंच होगा तो 1 ही बजे लंच करने जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे। और सिद्दीकी साहब का जो है 10 बजे की टाइम है, कोई वर्कर 10 बजे आ रहा है, कोई वर्कर 11 बजे तक आ रहा है, कोई 12 बजे आ रहा है, और फिर उसी में सुट्टा मारने चला जा रहा है, उसी में क्वार्टर लेने चला जा रहा है, उसी में आपकी चाय पीने चला जा रहा है। ऐसे में क्या होगा, कौन सा फंक्शन, डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं है, मैनेजर खुद डिसिप्लिन है। तो ऐसे में क्या होगा, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली वर्क करेगा? जाहिर सी बात है, सिंपल सा आंसर होगा कि अभिषेक साहब की प्रॉपरली वर्क करेगा, ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो किसी भी काम को, चाहे वो आपकी एग्जाम हो या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को संचालन करना हो, चलाना हो, तो उसमें क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। और डिसिप्लिन टाइम मैनेजमेंट का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, यानी उल्टा कह रहे हैं हम, डिसिप्लिन में ही टाइम मैनेजमेंट भी होता है।
ठीक है। आप अगर टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप पूरी तरह से डिसिप्लिन है। अगर 10 बजे आपको 8 बजे बिस्तर छोड़ना है तो 8 बजे बिस्तर छोड़ना है। अगर आप रोज़ 8 बजे छोड़ रहे हैं बिस्तर तो इसका मतलब आप डिसिप्लिन में हैं। और कभी 8 बजे छोड़ रहे हैं, आज ठंडी है चलो 8:30 बजे छोड़ेंगे, आज नींद नहीं आ रही है 7:30 बजे छोड़ेंगे, 7:30 बजे छोड़ेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन 8:30 बजे छोड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपने अपने दिन का आधा घंटा क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया। तो क्या होना चाहिए, प्रॉपर डिसिप्लिन होना चाहिए। तो ये थे डैड का पोर्सन। इसके बाद आता है यू आर। बेसिकली ये पिछले बार क्लास में हमने यूसी बताया था, इस बार यू आर मैंने बता दिया। खैर कोई बात नहीं, बात तो एक ही है, यूनिटी ऑफ कमांड। अब ऐसा होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि कमांड में यूनिटी होनी चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं, अब जाहिर सी बात है कि मैंने आप लोग बताया था कि मैनेजमेंट में 3 अलग अलग लेवल्स होते हैं। एक टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, दूसरा मिडिल लेवल होता है और एक लो लेवल होता है। और मैंने ये ड्राइव